यंग मॉडलर्स को थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलते हैं ताकि बुल्क मॉडलर्स और रिजिड मॉडलर्स को समझने में परेशानी ना हो। सबसे पहले जहां मॉडुलस की बात आया, हम लोग जो हुक्स लॉ पढ़े थे उसके बाद इक्वल टू, यानी कह सकते हैं ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अब यहाँ पे यंग मॉडुलस हो, बुल्क मॉडुलस हो, चाहे रिजिडिटी मॉडुलस हो, ये स्ट्रेन और स्ट्रेस और स्ट्रेन तो फिक्स रहेगा, बट इसका टाइप चेंज हो जाएगा। स्ट्रेस अलग स्ट्रेस होगा, स्ट्रेन का भी टाइप चेंज हो जाएगा। बट ऑलवेज याद रखिएगा, कोई भी मॉडुलस हो वह रेशियो होगा स्ट्रेस और स्ट्रेन का। जैसे यहाँ पे यंग मॉडुलस है, तो यंग मॉडुलस में क्या हुआ था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। आप यहाँ पे गौर करेंगे तो देखेंगे कि ये स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कॉमन है, बट उसके साथ मॉडुलस चेंज हो रहा है। दैट मीन्स उससे पहले कुछ अलग चीज आ जा रहा है। अगर वो लंबाई में चेंज आ रहा है तो लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूम में आ जाएगा तो वॉल्यूम स्ट्रेस वॉल्यूम स्ट्रेन आ जाएगा। यानी ये दोनों जो रेशियो है मॉडुलस, चाहे कोई भी मॉडुलस हो, जो इक्वल टू हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो जानते थे, ऑलवेज यही रहेगा। उससे पहले यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पहले ऐड हो जाएगा। यहाँ भी यही था, यंग मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब हम आते हैं बुल्क मॉडुलस पे। तो सबसे पहले बुल्क मॉडुलस हम देखते हैं। चलिए देखते हैं इसका पहले क्या है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ये भी जो भी मॉडुलस था, यंग मॉडुलस या बुल्क मॉडुलस या रिजिडिटी मॉडुलस, स्ट्रेस कब जनरेट होता था, जब हम लोग, तो when the action of external force, if there is a change in volume, अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद वॉल्यूम में चेंजेस हो, ठीक है, देन द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेन एंड करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेस। अच्छा, एक सिलेंडर है, सपोज कीजिए इस टाइप का एक सिलेंडर है, और यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ है, ये पिस्टन है। अब क्या हुआ, यहाँ पे गैस है। अब क्या किया गया है, इस पिस्टन पे फोर्स अप्लाई करके इसको दबा दिया गया और पिस्टन को यहाँ पे ले आया, यहाँ तक पिस्टन को ले आया। यानी गैस क्या हुआ, प्रेशराइज हुआ। गैस में यहाँ पे कह सकते हैं, अब इसके यहाँ अंदर में प्रेशर एनर्जी ज्यादा हो गया यहाँ पे अंदर, क्योंकि इसका वॉल्यूम कम हो गया। तो यहाँ पे वॉल्यूम कम हो रहा है, साथ ही साथ इसका जो गैस का जो हम कह सकते हैं वॉल्यूम जो है वो भी घट रहा है। तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ और गैस का वॉल्यूम जो है वो कम हो गया। चाहे गैस की जगह पे हम किसी और चीज को ले सकते हैं, पानी को भी ले सकते हैं, ये पानी भी थोड़ा सा दबता है, उसका भी वॉल्यूम कंप्रेस्ड होता है। या फिर हम किसी भी इन ऑल डायरेक्शन में एक फोर्स लगा के इसको डिफॉर्म किया गया, इसके साइज को चेंज किया गया, इसके वॉल्यूम को कम कर दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसका एक ओरिजिनल वॉल्यूम था, सपोज करते हैं ओरिजिनल वॉल्यूम था हमारा भी, और जो वॉल्यूम कम हुआ, दैट मीन्स ये जो पोर्शन है, ये वाला जो कम हुआ, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कम कौन सा हुआ है, ये वाला पोर्शन, ये कम हुआ है, ये वाला कितना कम हुआ है, या कि हम लिख सकते हैं इसको चेंज इन वॉल्यूम। अब चेंज कितना का आ रहा है, उसको हम लोग मानेंगे डेल्टा भी। तो यहाँ पे वॉल्यूम स्ट्रेन क्या हो जाएगा, ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, तो दैट मीन्स डेल्टा भी बाय भी। तो ये हमारा हो जाएगा स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन, ठीक है। अब है कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस। इस वॉल्यूम को कम करने से जो इसके अंदर स्ट्रेस आएगा उसको हम लोग कहेंगे वॉल्यूम स्ट्रेस। क्योंकि यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम कम हो रहा है, तो हम लोग वहां पे नाम देंगे इसका वॉल्यूम स्ट्रेस। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वॉल्यूम कम भी हो,
अगर यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करके इसके वॉल्यूम को बढ़ा दिया जाए तो भी हम कहेंगे कि यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम जो होगा वो कुछ तो होगा, डेल्टा भी ही होगा, हम कंसीडर करेंगे। तो देखना होगा कि ये कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ यहाँ पे प्रेशराइज किया जाए, कंप्रेस्ड किया जाए। अगर उसको खींच के बड़ा कर दिया जाए या फिर पुल करके भी उसके वॉल्यूम को बढ़ा दिया जाए तो भी हम कहेंगे कि चेंज जो होगा इसके वॉल्यूम में कुछ चेंजेस आ रहा है। ठीक है। अब जब आपने देखा कि ये जो केस है बुल्क मॉडुलस जो है वो फुल्ली डिपेंड करता है चेंज इन वॉल्यूम के ऊपर। तो आप लोग बताइए कि ये जो बुल्क मॉडुलस जो प्रॉपर्टी होगा वो किसका किसका हो सकता है। सबसे पहले वॉल्यूम चेंज, दैट मीन्स हम कहेंगे लिक्विड का होगा। सॉलिड दूसरा लिक्विड गैस, एंड थर्ड सॉलिड भी हो जाएगा। तो याद रखना है बुल्क मॉडुलस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये तीनों का प्रॉपर्टी है, तीनों में ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तीनों में हम वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं। फंडा सिंपल है, वॉल्यूम स्ट्रेन जब भी बात आए चेंज इन वॉल्यूम आए, ओरिजिनल वॉल्यूम, और जो स्ट्रेस होगा फोर्स पर यूनिट एरिया कभी चेंज नहीं होगा क्योंकि वो इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया होगा। जब भी उसके वॉल्यूम के साथ या फिर उसके शेप के साथ छेड़छाड़ होता है तो वहाँ पे श्योर ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी उसके अंदर इंटरनल फोर्स जनरेट हो जाता है और इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया को ही हम स्ट्रेस कहेंगे। आगे देखिए, सेम केस वही किया गया है। एक फोर्स एक फोर्स से यूनिफॉर्मली एक सेम फोर्स है, ये एफ, यहाँ भी एफ है, यूनिफॉर्मली प्रेशराइज करके इसके वॉल्यूम को घटाया गया। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको आप देखेंगे कि जो मैंने समझाया वही सिर्फ लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम स्ट्रेस डेल्टा वी बाई वी एंड वॉल्यूम स्ट्रेस एफ बाई ए। आगे अब हम यहाँ पे देखते हैं डेफिनेशन ऑफ बुल्क मॉडुलस अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज ए कांस्टेंट। ठीक है, अब जो ये हमारा वॉल्यूम स्ट्रेस आएगा अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, वॉल्यूम स्ट्रेस एंड वॉल्यूम स्ट्रेन एक कांस्टेंट आएगा और कांस्टेंट को हम लिखेंगे बी या बीटा, बी लिखते हैं बीटा नहीं बी, और यही बी को हम कहेंगे, ये जो कांस्टेंट इक्वल टू बी आएगा यही होगा हमारा बुल्क मॉडुलस। ठीक है, हम लोग हुक्स लॉ में देखे थे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन आया था ई, फिर इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी था। अब यही जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है यहाँ पे वो चेंज होके हो जा रहा है, इसके आगे वॉल्यूम हो यानी वॉल्यूम स्ट्रेस वॉल्यूम, यहाँ भी वॉल्यूम, तो यहाँ पे ये ई चेंज होके एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग नाम देंगे बी और इसी को हम लोग कहेंगे बुल्क मॉडुलस, बुल्क मॉडुलस। ठीक है, तो वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेंथ एफ बाई ए एंड डेल्टा वी बाई बी। ठीक है, अब यहाँ नेगेटिव साइन आ रहा है, नेगेटिव साइन हमें ये शो करता है कि हमने यहाँ पे इसके वॉल्यूम को कॉम्प्रेस्ड किया है, वॉल्यूम को घटाया है, इसलिए नेगेटिव साइन को हमने लिया है। अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या मुझे लिखना होगा कि वॉल्यूम कम किया है मैंने, दैट मीन्स डेल्टा भी जो है वह कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है, यह डेल्टा भी वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, तो ये हमारा जो नेगेटिव साइन शो करेगा, नेगेटिव साइन हमें दिखाएगा कि इसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हुआ है। और हमेशा याद रखिएगा प्रेशर और वॉल्यूम का एक रिलेशन होता है, जब भी वॉल्यूम कम होता है प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है, वॉल्यूम अगर वॉल्यूम कम होता है तो प्रेशर कम श्योर इंक्रीज होगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं यहाँ पे, ये हमें नेगेटिव साइन क्या था हमें डिस्कस किया। अब आगे देखिए यहाँ पे ये फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस है, बट हम लोग जानते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग प्रेशर कहते हैं, तो ये पी कहाँ से आया, फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। डेल्टा भी को यहाँ पे रखा, इस भी को ऊपर ले गया, ये हो गया हमारा रिलेशन पी भी बाय डेल्टा भी। ठीक है, पी भी बाय डेल्टा भी।
तो ये हमारा हो गया किसका रिलेशन, बुल्क मॉडुलस का। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं बुल्क मॉडुलस दैट मीन्स बी इक्वल टू पी भी बाय डेल्टा भी। आप इस नेगेटिव साइन को रख सकते हैं और नेगेटिव साइन को नहीं भी रख सकते हैं। नेगेटिव साइन हमें ये शो कर रहा है कि जब हमने मॉडुलस को एक्सप्लेन किया है तो वहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है। अगर मैं यहाँ पे इस साइन को हटा दूं दैट मीन्स तो हमें ये इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। और हम लोग जब इंक्रीज होता है तो हम लोग प्लस साइन को लिखते नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर नेगेटिव नहीं है दैट मीन्स ये पॉजिटिव है। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। ओके, अगला है शेयरिंग स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये भी बिल्कुल सेम है, ठीक है, लेकिन वहां पे क्या हो, वहां पे हम क्या कर रहे थे, उसकी लंबाई को बढ़ा रहे थे या फिर उसके वॉल्यूम को घटा दिया था। यहाँ पे थोड़ा सा एक्सचेंज होगा, ये यहाँ पे इसका लेयर शेयर करेगा। सपोज कीजिए इस टाइप का एक ये वाला शेप का कोई ऑब्जेक्ट है, इसका नीचे वाले लेयर को फिक्स कर दिए, फिक्स कर दिए दैट मीन्स कहीं से उसको जमीन पे रख के उसे मैंने फिक्स कर दिया। अब अपर वाले लेयर पे यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई कीजिए, तो क्या होगा, जब ये फिक्स रहेगा, अपर वाला लेयर पे फोर्स अप्लाई हम करेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स यहाँ पे, तो क्या होगा, ये अपर वाला लेयर शेयर करेगा, थोड़ा सा वो टेढ़ा हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा। नीचे वाला जहाँ का जहाँ रहेगा बट ऊपर वाला थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, आफ्टर अप्लाइंग डिफॉर्मिंग फोर्स द अपर लेयर इन शेयरिंग स्टेट, और शेयर हो गया है, अपर लेयर डिस्प्लेस हो गया है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये लेयर तो फिक्स है, ये लेयर डिस्प्लेस हो गया, इसको रहना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन ये थोड़ा सा जिसको कह सकते हैं डेल्टा एक्स डिस्टेंस या डिस्प्लेस हो गया है। और एक छोटा सा एंगल जिसको हम थीटा माने या फाई माने, फाई एंगल से यह मूव कर गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस फिगर को देखिए, या इस फिगर को, या फिर एक फिगर में आप लोगों को बना के दिखाता हूँ। तो फिगर को देखिए, सपोज मैंने मान लिया कि इस टाइप का एक स्क्वायर स्क्वायर है, एक ऑब्जेक्ट है, कुछ कोई भी ये ऑब्जेक्ट हो सकता है। अब इसके नीचे एयर को हमने जमीन के साथ फिक्स कर दिया दैट मीन्स वह उसमें कोई मूवमेंट नहीं आएगा। अब मैंने क्या किया, एक एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे इस अपर लेयर पे, इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं इसको फोर्स एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया। आफ्टर अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, ये लेयर जो है थोड़ा सा शेयर करके यहाँ पे आ जाएगा वो, यानी अपर वाला लेयर यहाँ तक आ गया, और ये जो इस टाइप का ये फिगर इस टाइप का बन जाएगा, ये इस टाइप का बन जाएगा, ठीक है। ये आफ्टर अप्लाइंग ये फोर्स अप्लाई करने के बाद, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद इस तरह का ये बैंड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप गौर से देखें तो एक यह एंगल से भी बेंड करेगा, जिसको हम फाई कंसीडर कर लेते हैं। एक छोटा सा एंगल है जो फाई एंगल से वो ऑब्जेक्ट मूव कर जाता है या फिर बेंड हो जाता है। अब आइए यहाँ पे इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। व्हेन ए बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, जब कोई ऑब्जेक्ट पे डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया जाता है, अंडरगोज ए चेंज इन शेप ड्यू टू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ इट्स लेयर। यहाँ पे एक वर्ड आया है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, किसी को आइडिया है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट के बारे में, बता पाएंगे मुझे? व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट? ओके, नो आइडिया सर। समझ में आ गया? मैंने पूछा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, वर्ड लिखा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, वो क्या होता है? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ये क्या होता है, मुझे कोई बताइए। नहीं पता सर। अच्छा, धनीराम आप हैं यहाँ पे? प्रीवियस जब हम लोग क्लास किए थे उसमें हम लोग डिस्कस किए थे, एब्सेंट है क्या? इसी का आप बताइए। सर मतलब कि कोई भी पॉइंट से
जिसका ओरिजिनल से जो चेंज होता है। हम्म, ओके, चलिए ठीक है। धनीराम आप बोलिए तो कुछ इसके बारे में। सर मतलब उस जगह से हटता नहीं है, बस थोड़ा सा टिल्ट हुआ है वही। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, अगर एक ऑब्जेक्ट था इस टाइप का शेप का, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, यह रीजन अगर फिक्स है, ठीक है, तो यह डिफरेंट डिफरेंट लेयर होता है इसमें। अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली, तो यहाँ पे इसका एक लेयर होगा, इसके ऊपर में भी और भी लेयर हो सकता है, ये सेकेंड लेयर होगा, ये थर्ड लेयर होगा, ये फोर्थ लेयर होगा, और भी हो सकता है यहाँ पे फिफ्थ लेयर होगा। अब यहाँ पे देखना है कि ये जो मेरा फिक्स फिफ्थ लेयर हो, या फिर एक ऐसा भी लेयर होगा जो यहाँ पे जो फिक्स सरफेस के जस्ट ऊपर होगा। अच्छा, फिक्स सरफेस के जस्ट ऊपर भी एक लेयर होगा, कंफर्म है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपर लेयर में एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। अपर लेयर में हम लोग जानते हैं कि पहले से ही यह कंडीशन है कि नीचे लेयर मेरा फिक्स है। अब अपर लेयर में जब यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो सबसे ज्यादा फोर्स जहां पे अप्लाई होगा वहां पे काम करेगा। तुम कह सकते हैं सबसे ज्यादा फोर्स अपर लेयर में हो रहा है। अपर लेयर को सबसे ज्यादा फोर्स मिल रहा है, तो क्या करेगा, अपर लेयर सबसे ज्यादा फोर्स के कारण प्रभावित होगा। उसके बाद ये वाला लेयर होगा, उसके बाद ये वाला लेयर होगा, उसके बाद ये लेयर होगा, और सबसे जो नीचे वाला लेयर होगा वो सबसे कम प्रभावित होगा। कन्फर्म, ये ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। दूसरा, और एक बात हम लोग समझते हैं, इसको आप लोग गौर किए होंगे कि नदी में या फिर कहीं पानी पे, नदी में या फिर कहीं पानी बह रही है, पानी है, वाटर फ्लो हो रहा है, या फिर कोई अगर समुद्र गए होंगे, तो जब एक पानी का लेयर आता है हम लोगों के, मतलब जहाँ पे हम लोग पानी में घुसे हुए रहते हैं, एक पानी का लेयर आता है, हम लोग बैठ जाते हैं और वह फिर ऊपर की हमारे और सर के ऊपर से निकल जाता है और हमें कोई क्षति नहीं पहुंचता है। देखे होंगे, इस चीज को फील किए होंगे आप लोग। बट क्या आपने कभी ये सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि हम लोग बैठ जाते हैं तो पानी का जो अपर वाला लेयर निकल जाता है, नीचे हम लोग सुरक्षित रह जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी का जो नीचे का लेयर होगा उसका वेलोसिटी ऑलवेज अपर लेयर के कंपेयर में कम होता है। क्यों कम होता है? तो सबसे पहले कि पानी तो एक सरफेस के ऊपर फ्लो हो रहा है। सपोज मान लेते हैं ये पानी ग्राउंड है, ये ग्राउंड सरफेस के ऊपर ये वाटर फ्लो हो रहा है। अब मैं यहाँ पे एक सरफेस, ये जो कहते हैं ग्राउंड सरफेस और वाटर के सरफेस के दो सरफेस के बारे में बात करता हूँ। ये है ग्राउंड सरफेस और ये है वाटर का सरफेस। वाटर का सरफेस, ठीक है सर? हाँ, तो जब अब ये ग्राउंड सरफेस जो है यह तो फिक्स है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, कोई मूवमेंट इसमें नहीं होगा, ठीक है। अब वाटर का सरफेस मूव करना चाहेगा। अब यहाँ पे दो चीज देखो, अब ये ग्राउंड सरफेस चाहेगा वाटर को पकड़ के रखना, उसको फ्लो होने नहीं देना चाहेगा। बट ये जो क्या कहते हैं, वाटर का जो लेयर है, ये चाहेगा इस सरफेस को, ग्राउंड सरफेस को भी अपने साथ फ्लो करना चाहेगा। और जिसके कारण ही यहाँ पे जो छोटे छोटे कण होते हैं मिट्टी के कण, वाटर अपने साथ उसको बहा के लेके चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो लेयर के बीच में काम, नीचे वाला लेयर चाहेगा इसको रोकने के लिए, अपर वाला लेयर चाहेगा इसको फ्लो करने के लिए। ये हो गया नीचे लेयर वाली बात। अब यहाँ पे इस लेयर का जो होता है, जैसे कि 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, जैसे जैसे ही हम नीचे जाते हैं, वेलोसिटी जो है वह डिक्रीज होते जाएगा, वेलोसिटी यहाँ पे माइनस होते जाएगा, और सबसे नीचे लेयर का वेलोसिटी सबसे कम होता है। अब सबसे अपर लेयर का वेलोसिटी सबसे ज्यादा होता है,
और अगर यहाँ पे ऊपर में एक पानी का ऐसे कुछ लेयर आ रहा है, दैट मीन्स इससे भी अपर लेयर से भी इससे भी ज्यादा वेलोसिटी इसका होगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पे खड़ा रहते हैं, डुबक के यहाँ इस लेयर पे चले जाते हैं, इसका वेलोसिटी कम रहता है, ये ऊपर ऊपर चल जाता है, हम लोग फिर खड़ा होते हैं तो हमें कोई इफेक्ट पानी को हमें या फिर उस पानी का जो लेयर है हमें उस प्रभावित नहीं कर पाता है। दैट मीन्स क्या होगा, ये आप यहाँ पे अगर देख सकते हैं कि ये दो लेयर, लेयर फर्स्ट लेयर सेकेंड, ये दो लेयर भी ये इसका वेलोसिटी ज्यादा है और कंपेयर टू फर्स्ट लेयर इसका वेलोसिटी कुछ कम होगा, सेकेंड लेयर का वेलोसिटी कुछ कम होगा, सेकेंड लेयर का वेलोसिटी कुछ कम होगा। अब यहाँ पे जब एक का वेलोसिटी ज्यादा है, एक का वेलोसिटी ये ज्यादा है और ये सेकेंड लेयर है जिसका वेलोसिटी थोड़ा कम है, यहाँ भी वही चीज होगा। ये तेज वाला अपने साथ इसको नीचे वाले लेयर को तेज के साथ फ्लो करना चाहेगा, जबकि नीचे वाला लेयर इसको स्लो के साथ फ्लो करना चाहेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये सेकेंड लेयर है, ये फर्स्ट लेयर है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि मतलब अकॉर्डिंग टू सेकेंड लेयर फर्स्ट लेयर का वेलोसिटी ज्यादा है। ठीक है, ये हो गया वेलोसिटी के बारे में बताया कि अपर लेयर का वेलोसिटी ज्यादा है। उसी तरह जब हम यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को कंसीडर किए, ये ऑब्जेक्ट का ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकेंड लेयर है, ये थर्ड लेयर है, ये फोर्थ लेयर है, तो आप देखेंगे कि फर्स्ट लेयर सबसे ज्यादा डिस्प्लेस हुआ है, सेकेंड लेयर कम हुआ है, थर्ड लेयर और कम हुआ है, फोर्थ लेयर और कम हुआ है, और जो सबसे नीचे वाला लेयर होगा टच टू द ग्राउंड, उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, जैसा था वैसा ही रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सेकेंड लेयर के रिस्पेक्ट में फर्स्ट लेयर का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हुआ है, तो इसी को हम लोग कहते हैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट वर्ड को? जब एक के रिलेटिव में दूसरा डिस्प्लेस करे तो उसको हम लोग कहेंगे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और ड्यू टू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो या रिलेटिव वेलोसिटी हो, जब हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में बात करेंगे तो वहां देखेंगे कि हम लोग कोई बाल्टी में अगर पानी को हिला के छोड़ देते हैं तो फिर कुछ देर के बाद वह पानी रुक जाता है, तो किसके कारण रुकता है, तो वह ड्यू टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द लेयर ऑफ द फ्लूइड के कारण होता है। तो यहाँ भी देखते हैं कि अगर अपर इंड में फोर्स अप्लाई हुआ, नीचे इंड फिक्स रहा और यह इस टाइप का जो शेप हमें मिला इस टाइप का, तो ये भी कैसे मिला, ड्यू टू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लेयर ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके, तो ये जो ट्रेवल किया या फाई एंगल से मूव किया या फिर कह सकते हैं फाई एंगल से शेयर हो गया, ठीक है, तो ये किसके कारण हुआ, ड्यू टू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लेयर। क्लियर है? यस सर। यस सर। भूलिएगा नहीं, क्योंकि अगर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में ये फ्लूइड मैकेनिक्स आप लोगों का सिलेबस का पार्ट है और वहाँ पे वेंचुरी मीटर वगैरह ये सब का आप लोगों को लैब भी करना है, वहाँ पे सब कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो डिफरेंस लेयर हो गया। इट्स सेड टू बी सफर और शेयरिंग, इसका मतलब यह कुछ यहाँ पे कह सकते हैं डिस्प्लेस हुआ, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक वह शेयर हो गया। ठीक है, यहाँ से वह डिस्प्लेस हो गया या कह सकते हैं इसको शेयरिंग हो गया, तो दैट मीन्स अगर जो ये जो शेयरिंग हुआ दैट मीन्स इसी से आता है हमारा शेयरिंग स्ट्रेन। ठीक है, और शेयरिंग स्ट्रेन जो हो वो जैसे कि हम लोग जानते हैं सेम चीज हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं, और सिंपली शेयर एंड इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लेयर। अच्छा, अब हम लोग वहाँ पे स्ट्रेन को हम लोग अलग फॉर्म में करते थे, क्या था, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बाय ओरिजिनल, बट यहाँ पे जब हम लोग शेयरिंग स्ट्रेन के बारे में बात करेंगे तो हम कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लेयर, ठीक है, कि लेयर कितना डिस्प्लेस हुआ तो हम लोग उसको डेल्टा एक्स मानेंगे, और इस ये जो लेयर का फिक्स एंड से दूरी कितना था, इस लेयर का फिक्स एंड से दूरी कितना था, तो यहाँ पे इस फिगर में हम लोग देखिए, इस फिगर में देखते हैं, ये वाला फिगर में देखिएगा, इसमें इस फिगर पे आइएगा आप लोग, यहाँ पे ये फिक्स लेयर है मेरा
और ये है अपर लेयर, दैट इज डिस्प्लेसमेंट में सबसे जो ज्यादा डिस्प्लेस हुआ वो लेयर। इसका लंबाई जो है वो एल है, यानी लेंथ ऑफ द लेयर फ्रॉम फिक्स लेयर कह सकते हैं वो एल है, और डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है उसको हम लोग डेल्टा एल कंसीडर कर लेते हैं कि डेल्टा एल लेंथ क्या हुआ, वो हमारा डिस्प्लेस हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। यहाँ पे हम शेयरिंग स्ट्रेन समझ सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लेयर ऑफ द बॉडी, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसको हम लोग डेल्टा एल कंसीडर कर लेते हैं, या फिर हम लोग जानते हैं एंगल के फॉर्म में फाई एंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, या फिर ऊपर वाले अगर हम यहाँ पे साइड की बात करें डिस्प्लेसमेंट होगा डी डी डैश, और इसको हम लोग मान लेते हैं एल, या एंगल के फॉर्म में अगर कंसीडर करें तो वह फाई है। डिस्टेंस ऑफ द लेयर फ्रॉम फिक्स इंड, इस लेयर का फिक्स इंड के साथ डिस्टेंस एल है, तो ये हो जाएगा हमारा स्मॉल एल। ठीक है, शेयरिंग स्ट्रेन, अब ये पूरा पढ़िएगा तो जो मैंने समझाया वही चीज आएगा। अब यहाँ पे इस फिगर में हम लेते हैं टेन थीटा को कंसीडर करते हैं, क्योंकि हमें ये वैल्यू पता है और ये वाला वैल्यू हमें पता है, तो हमें टेन थीटा के साथ हम लोग निकालेंगे। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम टेन थीटा को लेते हैं तो टेन थीटा इक्वल टू होता है ये हो जाएगा मेरा डेल्टा एल बाय बेस, दैट मीन्स ये हो जाएगा एल। ठीक है, तो टेन फाइव होगा हमारा, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, डेल्टा एल बाय एल। तो हमारा देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे बनाया हुआ है टेन थीटा इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल। अब यहाँ पे देखिए ये जो फाइव होगा यह बहुत ज्यादा छोटा होगा, टेन फाइव जो है, टेन फाइव जो मैंने शेयरिंग एंगल, ये जो एंगल है काफी छोटा है, इसलिए हम टेन फाइव की जगह पे फाइव ही लिखेंगे। ठीक है, टेन एज फाइव इज ए वेरी स्मॉल, बहुत ज़्यादा छोटा है, तो टेन फाइव को हम लोग सिर्फ फाइव लिखेंगे, और ये फाइव इक्वल टू आ गया मेरा डेल्टा एल बाई एल, और इसी को हम लोग कहेंगे शेयरिंग स्ट्रेन या शेयरिंग स्ट्रेन। ठीक है, नॉट ये हमारा रिजिडिटी मॉडुलस नहीं है, ये हम निकाल रहे हैं अभी तक शेयरिंग स्ट्रेन निकाल रहे हैं, ये फाइव इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल। अब इफ ए बी द एरिया ऑफ द फेस ए बी सी डी, अगर ए बी सी डी जो है इसका एरिया हो, देन द शेयरिंग स्पेस एफ बाय फोर्स पर यूनिट एरिया, शेयरिंग स्पेस कभी चेंज नहीं होगा, जो भी हुआ चेंजेस आया स्ट्रेन में चेंजेस आया। एक्चुअली हम लोग जानते हैं चेंज और मतलब चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, तो हमको हम लोग इस तरह से भी इसको समझ सकते थे, रफली हम यहाँ पे देख सकते थे कि पहले इसका लेंथ अगर स्क्वायर अगर मैं लेता हूँ, अगर ये भी एल है, ये भी एल होगा, ये भी एल होगा, तो ये भी एल होगा, तो पहले एल था, लेकिन अब ये क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो कह सकते हैं डेल्टा एल बढ़ गया, तो चेंज कितना हुआ डेल्टा एल बाय एल, रफली समझने के लिए, बट आपको प्रोसेसली समझना है तो हम उसको यहाँ से फाइंड करेंगे, क्योंकि ये लेयर है तो हमको जो फिजिकल प्रोसेस है उसको फॉलो कर लेना होगा। अगला है डेफिनेशन ऑफ रिजिडिटी मॉडुलस विद इन द इलास्टिक लिमिट, एक ही है, सेम शुरू करना है। द रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस एंड शेयरिंग स्ट्रेन इज ए कांस्टेंट एंड कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और इसको डिनोटेड किया जाता है ऐसे, ईटा से हम लोग इसको डिनोट करेंगे, सिंबल नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, ईटा से हम लोग इसको डिनोट करेंगे। तो ईटा इक्वल टू शेयरिंग स्ट्रेस बाय शेयरिंग स्ट्रेन, फोर्स पर यूनिट एरिया बाय फाइव। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, इस फाइव का वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, तो फाइव को हम लोग जैसे ही पुट किए तो ये हमारे पास आ गया वन डी एफ बाई ए इंटू डी फाइव। आगे आते हैं डायमेंशन। अब एक चीज देखिए, यंग मॉडुलस जो आया था हमारे पास, यंग मॉडुलस भी था, यंग मॉडुलस था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। दूसरा बुल्क मॉडुलस जो है, बुल्क मॉडुलस था वॉल्यूम स्ट्रेस बाय
वॉल्यूम स्ट्रेन, और तीसरा है जो हमारा आया स्ट्रेस बाय शेयरिंग स्ट्रेन। अच्छा, अब एक चीज गौर कीजिए, हम लोग जानते हैं कि ये जो स्ट्रेन होता है, चाहे स्ट्रेन किसी भी टाइप का हो, उसका ना ही यूनिट होता है ना ही डायमेंशन होता है। यहाँ भी वही है, स्ट्रेन का ना ही यूनिट होगा ना ही डायमेंशन होगा, ये भी स्ट्रेन का ना ही यूनिट होगा ना। जो यूनिट स्ट्रेस का होगा, यूनिट बोलिए डायमेंशन बोलिए, ठीक है, वही यूनिट एंड डायमेंशन यंग मॉडुलस, बुल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का होगा। तीन सबका सेम कह सकते हैं डायमेंशन फॉर्मूला, ऐसा यूनिट होगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ओके, तो याद रखिएगा, अगर कहीं आपको बुल्क मॉडुलस पूछ दिया हो, यंग मॉडुलस पूछ दिया हो, चाहे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पूछ दिया हो, तो आपको याद है, अगर आप जानते हैं स्ट्रेस का ऐसा यूनिट या प्रेशर का ऐसा यूनिट, तो सब चीज सेम है। तो आप यहाँ पे एक चीज आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं, स्ट्रेस, उसके बाद हो गया प्रेशर, उस पर यंग मॉडुलस, बुल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इतना जो पांच चीजों का यूनिट और डायमेंशन सेम होगा, हैव सेम यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, स्ट्रेस, प्रेशर, यंग मॉडुलस, बुल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का ये पांच चीज है जिसका यूनिट और डायमेंशन हमारा सेम है। चलिए आगे हम आते हैं पॉइजन रेशियो के ऊपर। ठीक है, पॉइजन रेशियो जो हमने देखा था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्ग जो था वहां पे, उसी से आया हुआ ये चीज है। इसमें इसमें कंडीशन क्या है कि वहां पे जब मैं एक रॉड को लंबा खींच रहा था, तो क्या हो रहा था, बिना डायमीटर बदले हुए कुछ लंबाई इसका बढ़ जाता था, विदाउट चेंज ऑफ इट्स डायमीटर, बिना इसका डायमीटर बदले हुए भी। बट यहाँ पे एक ऐसा भी कंडीशन देखा गया, या फिर कुछ तत्वों में, कुछ एलिमेंट्स में, या फिर कुछ मेटल के में, कि अगर उसको खींच के लंबा किया जाता है, फोर्स लगा के लंबा किया जाता है, तो उसका डायमीटर भी चेंज हो जा रहा है। तो इस चीज को, इस डायमीटर चेंज जो डायमीटर चेंज हो रहा है, ऐसे ऑब्जेक्ट को स्टडी कर किया गया, और वहां से कॉन्सेप्ट आया पॉइजन रेशियो। तो चलिए हम लोग पॉइजन रेशियो के ऊपर आते हैं। इसमें क्या होगा, लेंथ भी बढ़ेगा, और लेंथ इंक्रीज होगा, और उसके डायमीटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस फिगर को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो हमारा है ओरिजिनल फिगर है, दैट मीन्स ये इस शेप का एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका लंबाई L है और इसका डायमीटर D है, डायमीटर D है, और इसका जो लेंथ है वह L है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया गया, दोनों साइड फोर्स अप्लाई किया गया, और दोनों साइड फोर्स अप्लाई करने के बाद इसके लंबाई को चेंज किया गया। लंबाई को चेंज किया गया मतलब खींचा गया, तो इसका लंबाई बढ़ गया। लंबाई बढ़ने के साथ साथ क्या देखा गया, इसका डायमीटर भी कम हो गया है, डायमीटर घट गया। कितना घटा, तो D माइनस डेल्टा D, डायमीटर कम हो गया, और लंबाई बढ़ गया। कितना, L था, और डेल्टा L प्लस इसमें लंबाई इंक्रीज हो गया। तो इस कंडीशन को उम्मीद है कि आप लोग फिगर के थ्रू से समझ गए कि जब बोथ साइड फोर्स अप्लाई करके इसको खींचा गया, तो दो कंडीशन आता है यहाँ पे, कि लंबाई बढ़ जाता है और उसका डायमीटर कम हो जाता है। और डायमीटर कितना कम होगा, तो हम कह सकते हैं लंबाई बढ़ने के रेशियो के अनुसार ही उसका डायमीटर कम होगा। ज्यादा लंबा करेंगे और ज्यादा पतला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं। When a long bar is stretched by a force along its length, then its length increase and radius decrease as shown figure। क्या होता है, लंबाई बढ़ जाता है और उसका रेडियस कम हो जाता है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है
कि अगर लंबाई बढ़ जाता है और डायमीटर कम हो जा रहा है तो उसको हम लोग नाम से हम लोग जानते हैं लैटरल स्ट्रेन। ठीक है, लैटरल स्ट्रेन क्या होता है? द रेशियो ऑफ चेंज इन रेडियस टू द रेडियस ऑफ डायमीटर टू द ओरिजिनल डायमीटर इज कॉल्ड लैटरल स्ट्रेन। रेडियस में जो चेंजेस आ रहा है उसको हम लोग कहेंगे लैटरल स्ट्रेन। ठीक है, लैटरल स्ट्रेन ये किस में चेंजेस को दिखा रहा है? लैटरल स्ट्रेन हमारे डायमीटर के चेंजेस को हमारा दिखा दे रहा, मतलब दिखा रहा है लैटरल स्ट्रेन। ठीक है, लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन तो हम लोग जानते हैं द चेंज ऑफ लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड लैटरल स्ट्रेन। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ पॉइजन रेशियो। The ratio of lateral strain to the longitudinal strain is called Poisson ratio and it is denoted by sigma। ठीक है, यह जो रेशियो है पॉइजन रेशियो दो स्ट्रेन का ही रेशियो है, दो स्ट्रेन का ही रेशियो है। इसीलिए हम ये लास्ट में कंक्लूजन निकालेंगे यह भी यूनिटलेस और डायमेंशन लेस होगा, क्योंकि यह जो क्वांटिटी है रेशियो ऑफ टू सेम फिजिकल क्वांटिटी और वह है स्ट्रेन, और पहले से ही हम लोग जानते हैं स्ट्रेन हैव नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। ठीक है, तो ये है कि पॉइजन रेशियो क्या है? लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो है वही इसी को हम लोग कहते हैं पॉइजन रेशियो। तो लैटरल स्ट्रेन दैट मीन्स चेंज इन रेडियस डेल्टा डी बाय ओरिजिनल रेडियस डी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ एल। ये हमारा आ गया है। अच्छा, और एक चीज यहाँ पे नेगेटिव साइन लिया गया है क्योंकि आप लोग फिगर में देख सकते हैं यहाँ पे डायमीटर कम हो रहा है। तो डायमीटर जैसे ही कम होगा तो दैट मीन्स हम जब भी लैटरल स्ट्रेन यहाँ पे हो रहा है वह नेगेटिव हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव साइन को लिखेंगे। फिर इस इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में लिखा है डेल्टा एल या फिर एल बाई डी इंटू यहाँ पे ये इंटू एल बाई डी। अच्छा, कुछ मतलब एक मिनट देख लेता हूँ उसको मैं। सर हाँ बोलिए। पॉइजन रेशियो को जो फिगर है सर वो दिखाइएगा। देखिए सर इसमें जो डायमीटर चेंज हो रहा है और वो लेटरल में जो फिगर है सर उसमें जो डायमीटर चेंज हो रहा है तो उसमें साइड का डायमीटर तो सेम है सर। साइड का जो ये एक्चुअली ये फिगर थोड़ा सा मैंने दूसरे टाइप से बना लिया है। एक्चुअली कोई भी जब डायमीटर चेंज होगा ना ये वाला जो डायमीटर चेंज होगा ये मैं ये कह सकते हैं यहाँ पे जब उसको स्पेसिस किया जाएगा तो एक्चुअली वो इसी फॉर्म में आएगा, इसी फॉर्म में दिखेगा मुझे, बीच में वो कम हो जाएगा। मैंने ये ड्रॉ किया है तो मुझे ड्राइंग सर करने ये में पॉइजन रेशियो का ये तो रॉन्ग फिगर है ना सर? नहीं, रॉन्ग फिगर नहीं कह सकते हैं, ये खुद से बनाया हुआ है। तो एक्चुअली जब किसी चीज को आप खींचेंगे तो श्योर है कि यहाँ वो थोड़ा सा ज्यादा रह जाएगा ये। ठीक है, मैंने उसे सिर्फ समझाने के लिए बताया गया, फिगर को ड्रॉ किया गया कि डायमीटर कम हो गया है, बट मैंने डायमीटर कैसे चेंज होता है उस फिगर को हमने डायमीटर चेंज किस फॉर्म में होता है उसके लिए ये फिगर को रखा गया है। ठीक है, ये जो फिगर है इसमें यहाँ पे जस्ट समझने के व्यू से आप देखिए, हमने इस फिगर को इसलिए यहाँ पे डाला ताकि समझने में आसानी हो जाए। हमने यहाँ पे इस फिगर में आपको ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पे डायमीटर चेंज हो रहा है। ठीक है, यही अगर मैं यहाँ पे डायमीटर को सेम रखता तो अभी जो आपने क्वेश्चन किया तो फिर आप वहां भी क्वेश्चन आता कि सर यहाँ पे तो डायमीटर सेम है तो डायमीटर इधर कैसे चेंज हुआ। ठीक है सर, तो बीच में तो सर खींचने पर तो बीच में डायमीटर चेंज हो रहा है तो साइड के जो डायमीटर है दोनों तरफ का तो वो तो इक्वल रहेगा ना सर? खींचने के बाद भी और खींचने के पहले वाले सिचुएशन में भी डायमीटर दोनों सेम ही रहेगा, सिर्फ बीच वाला जो है वो डायमीटर चेंज हो जाएगा। हाँ, तो बट मैंने इसलिए इसको इसीलिए नहीं बनाया ताकि या फिर एक्चुअली ये मैंने जब एक्सेल पावर पॉइंट में बना रहा था तो मुझे वो वाला फिगर बनाने में काफी प्रॉब्लम हो रहा था।
ठीक है, इस वजह से मैंने इसको उसको यहाँ पे उस टाइप से नहीं बनाया। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने ये दिखा दिया कि डायमीटर चेंज कैसे होता है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इस टाइप से होता है, लेटरल स्ट्रेन बीच में डायमीटर चेंजेस होगा, बीच में पतला होके मतलब लंबा हो जाता है वो, ठीक है। इसको ये मतलब इस फिगर के अनुसार ऐसा नहीं कि डायमीटर ऐसा हो जाएगा कि पूरे टोटली यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये यहाँ तो पे सर डायमीटर सर पॉइजन रेशो तो यही ना हुआ सर कि लॉन्गिट्यूडल जो स्ट्रेन है और लेटरल जो स्ट्रेन है, तो वो दोनों में हाँ जो डायमीटर चेंज हुआ है उसका रेशियो ही पॉइजन रेशियो है। नहीं, पॉइजन रेशियो है। एक तो सबसे पहले देखिए लेटरल स्ट्रेन, दैट मीन्स जो डायमीटर चेंज हो रहा है और जो लंबाई चेंज हो रहा है उसका रेशियो। चेंज इन डायमीटर हम कह लम सकते हैं, ओके। चेंज इन डायमीटर एंड लेटरल। देखिए अब यहाँ पे तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी है ना, देखिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यहाँ पे, लेटरल यस सर। स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन हमें दिखाता है कि डायमीटर कितना चेंज हुआ है, ठीक है, और ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बताता है कि लेंथ कितना चेंज हुआ। तो हम इसको कह सकते हैं पॉइजन रेशियो को कि यह एक रेशियो है, कितना डायमीटर चेंज हो रहा है और डायमीटर चेंज इन डायमीटर टू द चेंज इन लेंथ का एक रेशियो है, उसी को हम लोग कहते हैं, या फिर वही है पॉइजन रेशियो, ठीक है। तो अपर वाले फिगर सही में लेटरल हाँ लेटरल बोलिए। स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, हाँ तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लेटरल नहीं कर सकते? तो नहीं कर सकते हैं वो क्यों सर? एक्चुअली। देखिए आप, हम इससे पहले जो हम लोग जो मॉडुलस पढ़े, हमने क्या 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 यस मॉडुलस को हम क्या क्या मॉडुलस पढ़ा, यंग मॉडुलस, वुल्फ मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तीनों में हमने क्या देखा, स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो स्ट्रेन का था। रेशियो। हाँ, स्ट्रेस यस एंड सर। स्ट्रेन का रेशियो था। अब ये एक मैंने पहले क्लास में ही डिस्कस किया था कि एक कंडीशन ऐसा भी होगा कि कुछ मेटल में होगा कि इसके जब मैंने खींचा तो विदाउट एनी चेंज इन डायमीटर कुछ लंबा हो जाएगा। मैंने ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर वो पॉइजन रेशियो के केस में आ जाएगा, ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ ऐसा होगा जो कि लंबा जब उसको खींचेंगे, फोर्स लगा के खींचेंगे तो उसका डायमीटर चेंज हो जाएगा। डायमीटर चेंज हो जाएगा, दैट मीन्स ऑलवेज हम देखेंगे कि, या फिर इन प्रैक्टिकल जब किसी चीज़ को खींचते हैं जहाँ से फोर्स लगाते हैं, बीच में जाके वह ज़्यादा फोर्स यहाँ पे अप्लाई होता है, जिस वजह से दोनों साइड से खींचा के और बीच में पतला हो जाता है। ये एक्चुअल होता है इन प्रैक्टिकल लाइफ और रियलिटी यही है। बट मैंने यहाँ पे बस ये दिखा दिया कि डायमीटर चेंज होता है, ठीक है, डायमीटर चेंज होता है, दैट मीन्स इसका जो डायमीटर है वो कम हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए डायमीटर तो कम हो रहा है, साथ साथ लंबाई बढ़ रहा है। डायमीटर कम हो जा रहा है और साथ साथ लंबाई जो है वो बढ़ जा रहा है। और हमने हर एक में देखा, हर एक में देखा कि लंबाई बढ़ जा रहा है, दैट मीन्स वो है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यस लॉन्गिट्यूडनल सर। स्ट्रेन, ठीक है। और ये जितने भी चीज़ों को इसके साथ रिलेशन निकला मेरा, यंग मॉडुलस, बुल्क मॉडुलस या मॉडुलस रिजिडिटी, हमेशा ये अपॉन में रहा है, अपॉन में, इसके रिस्पेक्ट में ही हमने सारी चीज़ों को निकाला। अगर कोई चीज़, अगर मैं कहूँ कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है, तो हम यहाँ पे अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को लिखें तो हम इसको क्या क्या बोलेंगे कि हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को किसके अपॉन में हम लोग निकाल रहे हैं, स्ट्रेन के अपॉन में हम इसको या फिर एक्सप्लेन कर रहे हैं, या फिर इसके डिराइव कर रहे हैं, या फिर इसकी वैल्यू को निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हमने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के फॉर्म में ही हमको ये पॉइजन रेशियो को निकालना है। हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो है वो मतलब क्या कहेंगे, अपॉन में तो रहेगा ही, बट अपर में क्या चेंजेस आ रहा है हमारा, पहले था स्ट्रेस था, अब यहाँ पे हमको देखना है पॉइजन रेशियो। हमें यह बताता है कि वह एक रेशियो है चेंज इन डायमीटर टू द क्या कहते हैं उसको, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का। एक्चुअली अगर इसका डेफिनेशन देखा जाए, डेफिनेशन ऑफ पॉइजन रेशियो, तो वही हमें बताता है
कि यह जो रेशियो है वह लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पॉइजन रेशियो जो हमें वह बताएगा, उसी के अनुसार हमको उसको एक्सप्लेन करना होगा या फिर ड्राइव करना होगा। सर स्ट्रेन को अपॉन में रखते हैं सर, तो लेटरल भी तो स्ट्रेन ही है। लेटरल स्ट्रेन है, लेकिन एक्चुअली अगर यहाँ पे डायमीटर चेंज हो रहा है, डायमीटर चेंज हो रहा है तो ये तो लंबाई बढ़ रहा है ना, इसका जो लेंथ है वो इंक्रीज कर रहा है। लेंथ इंक्रीज किया तो ही ना इसका जो कह सकते हैं डायमीटर डायमीटर जो है वो डिक्रीज हुआ। यस सर। अगर लंबाई के साथ हम कोई छेड़छाड़ ना करें तो क्या इसके डायमीटर में कोई चेंजेस आएगा? नहीं होगा। डायमीटर किसके कारण चेंज हो रहा है? ड्यू टू चेंज इन लेंथ। लेंथ। बस इसी इसी के कारण हमको रखना होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के फॉर्म में, हमको लेटरल स्ट्रेन इसमें टॉप में रखना। सर अगर यदि हम डायमीटर को बढ़ा दें तब? तो डायमीटर को बढ़ा देंगे तो लंबाई घट जाएगा। डायमीटर को बढ़ा दें और लंबाई को कम कर दें, घटा मतलब तो कम हो ही जाएगा वो। हाँ, तो लंबाई को अगर देखिए तो आप लंबाई ऊपर डायमीटर, कर। नहीं नहीं नहीं, अगर आप इसके यहाँ पे अगर अगर एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे अगर आप एक फोर्स अप्लाई किए एफ, इसके डायमीटर को बढ़ाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? लंबाई भी डिक्रीज होगा, यानी लेंथ होगा वो डिक्रीज होगा, और डायमीटर क्या होगा? लेंथ डिक्रीज होगा और डायमीटर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ भी तो चेंज इन लेंथ का केस ही आ रहा है कि इसका लंबाई लेंथ तो डिक्रीज हो जा रहा है ना। सर मेरा क्वेश्चन ये है ना कि लंबाई जो डिक्रीज या इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम अपॉन में क्यों लेते हैं? मतलब कि चेंज इन, देखिए चेंज। मैंने आपको बताया कि ये जो लेटरल स्ट्रेन या डायमीटर चेंजेस आ रहा है किस कारण, क्यों आ रहा है वो? अगर उसका लेंथ को, अगर लेंथ बढ़ रहा है या फिर लेंथ चेंजेस हो रहा है, उसी के कारण आ रहा है। यस सर। तो इसीलिए हम उसको हमेशा मतलब क्या कहते हैं बाय में लेते हैं, लेटरल स्ट्रेन को ऊपर में रखते हैं। और लेटरल सर स्ट्रेन हुआ क्यों? तो ड्यू टू चेंज इन लेंथ, इसी वजह से मैंने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को नीचे रखा। अगर ये मैं कह रहा हूँ कि ये यहाँ पे मैंने इसे स्ट्रेच किया तो इसका डायमीटर चेंज हुआ, स्ट्रेच किया, स्ट्रेच किया तो क्या हुआ? लंबाई बढ़ा, लंबाई बढ़ा तो उसका डायमीटर चेंज हुआ। तो डायमीटर जो चेंज हुआ किसके कारण हुआ? चेंज इन लेंथ के कारण हुआ। वहां पे एक रीजन बना कि लंबाई को बढ़ाया तो डायमीटर चेंज हुआ। यस सर। इसी वजह से हम डायमीटर चेंज किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? लेंथ की लंबाई के अनुसार हो रहा है, इसलिए हम उसको वहां पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए द नेगेटिव साइन बिकॉज ऑफ फैक्टर ऑफ इंक्रीज इन लेंथ, डेल्टा एल जो है वो हमारा पॉजिटिव है। इन केस अगर ये लेंथ यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो वो हमारा डेल्टा एल पॉजिटिव होगा, और डायमीटर जो है हमारा अगर कह सकते हैं घट रहा है तो वो नेगेटिव होगा। अब अदर कंडीशन अगर आप लगाते हैं तो वहां पे क्या होगा? अगर आप, ठीक है, मैंने माना कि आपने डायमीटर को बढ़ा दिया और लेंथ को घटा दिया, तब यहाँ पे डेल्टा एल नेगेटिव हो जाएगा और क्या कहते हैं डेल्टा डी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा। बट ऑलवेज ये माइनस में ही आएगा, क्योंकि एक तो आप एक बढ़ेगा तो दूसरा तो घटेगा ही। यस सर। ठीक है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा ही, ऑलवेज मतलब लेंथ के ऊपर ही डिपेंड करेगा वो। ठीक है, अगला है इस चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, इसका यूनिट लेस है और डायमेंशन लेस है। पॉइजन रेशियो यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस है। ठीक है, अगला है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से आप लोगों का। व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्टली रिजिड, परफेक्टली इलास्टिक, पार्शियल इलास्टिक एंड परफेक्टली इन इलास्टिक बॉडी। दूसरा है व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिक लिमिट, एक्सप्लेन हुक्स लॉ। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड यंग मॉडुलस, बुल्क मॉडुलस। और एक क्वेश्चन है नंबर 5 में, ये वाला देखिए, इज रबर मोर इलास्टिक देन स्टील, एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन के ऊपर। क्या रबर से ज्यादा इलास्टिक है स्टील? इसको एक्सप्लेन करें। आप लोगों के अनुसार क्या होना चाहिए इसका आंसर?
who is more elastic, rubber and steel? रबर से। रबर। Rubber and steel. सर स्टील। स्टील होगा सर, स्टील। स्टील। इसका करेक्ट आंसर स्टील ही होगा। ठीक है, यस सर, स्टील देखते होगा। हैं चलिए स्टील कैसे होगा, चलिए थोड़ा सा उसके बारे में भी बताते हैं। चलिए हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू जानते हैं स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो ई का वैल्यू जिसमें ज्यादा आएगा वही ज्यादा इलास्टिक होगा। अब एक स्टील के बारे में, स्टील लिया और दूसरा रबर। अब एक रबर का इस टाइप का ऑब्जेक्ट है, ये रबर का है और ये स्टील का है। दोनों को डिफॉर्म करना है मुझे, दोनों को डिफॉर्म करना है। इसको डिफॉर्म करने इसको डिफॉर्म करने के लिए और इसको डिफॉर्म करने के लिए फोर्स में कोई अंतर होगा या फिर सेम फोर्स में डिफॉर्म हो जाएगा? फोर्स में अंतर होगा सर। फोर्स में अंतर होगा। स्टील के लिए मुझे अगर 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई करना होगा तो इसके लिए मुझे ओनली 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे तो डिफॉर्म हो जाएगा, या फिर इससे कम फोर्स में भी वह डिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि जो डिफॉर्मिंग जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा उसके ऑपोजिट और इक्वल इंटरनल फोर्स जनरेट होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे बड़ा फोर्स अगर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स या इंटरनल फोर्स बड़ा होगा। अगर फोर्स बड़ा होगा, एरिया तो अगर मैं इसका भी यूनिट एरिया कंसीडर करता हूँ, दोनों का यूनिट एरिया कर सकता हूँ, कंसीडर करूँ तो यह बिग फोर्स, हम कह सकते हैं यह बिग फोर्स बाय एरिया, और ये हो जाएगा इस फोर्स जो होगा स्मॉल होगा यहाँ पे बाय एरिया। अब यहाँ पे दो चीज आया, दोनों का एरिया यूनिट है तो हम कह सकते हैं ये यूनिट एरिया है तो कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों का सेम होगा, 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फोर्स बिग और ये इक्वल टू फोर्स या फिर नहीं, ये अपॉन देते हैं फोर्स स्मॉल। अब किसका वैल्यू ज्यादा होगा? तो किसका वैल्यू ज्यादा होगा? तो जो बिग फोर्स, दैट मीन अगर मैंने 5 लगाया है, इसको मैंने 2 लगाया है, तो इसका वैल्यू ज्यादा आया। तो मतलब ई स्टील का जो ई है वो 5 आया और जो रबर का जो ई है वो 2 आया। तो किस हु इज मोर इलास्टिक होगा? तो वहाँ पे स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, क्योंकि इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू ज्यादा आता है ई से। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमें यही बताता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट या फिर हु इज मोर इलास्टिक, कौन कितना ज्यादा इलास्टिक है, वो हमें बताता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग का ये एग्जाम सेमेस्टर में भी आता भी है, एक्सप्लेन स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर व्हाई, या फिर एक्सप्लेन, ऐसा करके क्वेश्चन आता है। तो इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में रखिएगा, क्योंकि इसको सबसे बड़ा फैक्ट है कि स्टील को डिफॉर्म करने के लिए हमें एक बड़े फोर्स की जरूरत पड़ेगा या फिर बड़ा मैग्नीट्यूड वाला फोर्स लगेगा कंपेयर टू रबर को डिफॉर्म करने के लिए जो फोर्स लगेगा उसके कंपेयर में। तो हम कह सकते हैं स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग को एक बार इसको घर में प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो उससे हमारे कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा क्लियर होता है। ठीक है, ये एल है। क्वेश्चन को चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा। इफ द वॉल्यूम ऑफ ए वायर रिमेन अनचेंज, अगर वायर का वॉल्यूम अनचेंज है व्हेन सब्जेक्टेड टू ये टेंसाइल स्ट्रेन दैट मीन्स क्या होगा? व्हाट विल बी इट्स पॉइजन रेशियो। तो हमें निकालना है कि इसका पॉइजन रेशियो क्या होगा। सबसे पहले टेंसाइल स्ट्रेन की बात आई, दैट मीन्स वैसा स्ट्रेन जो इसकी लंबाई को बढ़ाएगा। ठीक है,
तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें सपोज करना होगा लेट स्मॉल आर एंड स्मॉल एल बी द रेडियस ऑफ द लेंथ रेडियस एंड लेंथ ऑफ द वायर रिस्पेक्टिवली, देन द वॉल्यूम ऑफ द वायर। हम लोग जानते हैं कि अगर एक वायर है इसका रेडियस अगर आर है और लेंथ एल है तो हम लोग पाई आर स्क्वायर एल इसका हो जाता है हमारा पूरा क्या कहते हैं इसका वॉल्यूम। अब इसको हम लोग वॉल्यूम अगर v इक्वल टू जैसे आ गया पाई आर स्क्वायर एल, अब हम क्या कर रहे हैं इसका जो हम लोग निकालेंगे पॉइजन रेशियो जो हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम इसका चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें बताया गया है कि जो चेंज वॉल्यूम रिमेन अनचेंज, इसका वॉल्यूम अनचेंज है तो हम चेंज ऑफ वॉल्यूम निकाल लेते हैं। उसके बाद हम चेंज ऑफ वॉल्यूम को जीरो कर देंगे, हमको आंसर मिल जाएगा। नाउ इसको आप क्या करेंगे, चेंज निकालने के लिए हम लोग ऑलवेज डिफ्रेंसिएशन का यूज करते हैं। तो फिर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा पाई आर स्क्वायर डी एल प्लस 2 पाई एल आर इंटू डी आर। एज वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट दैट मीन्स ये डेल्टा भी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और डेल्टा भी के जगह पे हम लोग जीरो पुट किए तो हमारे पास ये आया। फिर मैंने इसको इक्वल के साइड चेंज किया, ठीक है। अब यहाँ पे ये पाई कैंसिल होगा, ये आर और ये आर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा आर इंटू डी एल इक्वल टू माइनस 2 आई नहीं होगा, ये हमारा हो जाएगा 2L इंटू डी आर। अब देखिए डी आर दैट मीन्स हो गया हमारा रेडियस, चेंज ऑफ रेडियस बाय ओरिजिनल रेडियस, और नीचे आ गया चेंज ऑफ लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ माइनस में, और इसी को हम लोग कहते हैं सिग्मा दैट मीन्स पॉइजन रेशियो, और ये हमारा वैल्यू आ गया हाफ। तो कह सकते हैं ये इस वायर का जो पॉइजन रेशियो है वो हमारा वैल्यू हाफ आया। ये क्वेश्चन था। दूसरा है फाइंड द टेंशन इन ए स्टील वायर of length 2 meter and diameter 1 mm when it is stretches by 1 mm given young modulus का वैल्यू दिया हुआ है, बाकी हमको अगला वैल्यू निकालना है। तो इसको आप लोग घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आज इतना ही, हम लोग नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे